नमस्कार। एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। सबसे पहले बात करते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। हालांकि राजस्थान में अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे हो चुका है और दोनों राज्यों में अभी तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ में तो मंत्री पहले ही शपथ ले चुके थे, लेकिन वो भी विभागों के मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सवाल ये है कि विभागों के बंटवारे में आखिर देरी की वजह क्या है। इसके पीछे कई कयास लगाए जा रहे हैं। उधर सरकार दावा कर रही है कि जल्दी ही विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस दोनों ही राज्यों में बीजेपी पर हमलावर हो गई है। क्या कहा है कांग्रेस ने, ये सुनाते हैं। देखिए, साफ तौर की बात समझ आ रहा है आज हर एक व्यक्ति को कि मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार चल रहा है। विभागों के आवंटन में जिस तरह से देरी मंत्रिमंडल में के बनने में हो रही थी, गठन में हो रही थी, 3 हफ्ते लगा दिए सरकार बनने के बाद, और अब जब बनाया है तो विभागों का आवंटन हो नहीं पा रहा है। साफ तौर के ऊपर नीलामी हो रही है। विभागों के आवंटन की बोलियां लग रही हैं, किसको कौन सा मलाईदार विभाग चाहिए, उतनी ज्यादा बोली लगाए, जिससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता का हो रहा है और जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। मध्य प्रदेश की जनता के नुकसान को देखते हुए तुरंत आवंटित किया जाए लोगों के, मंत्रियों के विभागों को, ताकि मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन का काम हो सके। मंत्रिमंडल के विभाग में बंटवारा इसलिए नहीं हो रहा है कि मलाईदार विभागों के बंटवारों के लिए जूतम पैजार मची हुई है। यहां से लेके ऊपर तक अप्रोच लगाए जा रहे हैं, बोलियां लगाई जा रही है, हिस्सेदारी की गारंटी दी जा रही है, और इसी कारण से मंत्रिमंडल के बंटवारे में दिक्कत हो रही है। अब तो यह भी तय किया गया है कि मंत्रियों के साथ संगठन के एक लोग को भी समझाया जाएगा। अरे भाई, मंत्री जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने हुई जनता के प्रतिनिधि रहते हैं, तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संगठन के आदमी का मंत्री के साथ में लगाना सीधे सीधे संवैधानिकतर व्यवस्था है। यह भारतीय जनता पार्टी की जनता के प्रति अविश्वास है, जनमत का अपमान है। तो आपने कांग्रेस के आरोप सुन लिए। लगातार कांग्रेस जो है दोनों राज्यों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी पे हमलावर है। तो वहीं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, 1-2 दिनों में विभागों का बंटवारा भी कर दिया जाएगा। सुनाते हैं क्या कहना डिप्टी सीएम का। कोई देरी नहीं हो रही है। हमारे यहाँ समय पर सारे निर्णय हो जाते हैं। अभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, आप इसी प्रकार से 1-2 दिन बाद देखेंगे कि विभागों का बंटवारा भी हो गया। तो ये आपने सुना जो है डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश को। अब हम इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे देव श्रीमाली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और अमृतान सिंह हैं, जुल्फी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मयंक चतुर्वेदी भी हमारे मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। इन सब के पास चलेंगे। पहले सबसे पहले देव श्रीमाली जी के पास चलते हैं। देव जी, अब विभागों का इंतजार हो रहा है, कब बंटवारा होगा। कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है। आपकी क्या खबर है, कब तक विभाग बंट जाएंगे, और नहीं बंट पाए हैं उसकी क्या वजह है? नहीं, मुझे लगता है कि अभी 2-3 दिन और लगेंगे बाबा विभाग बंटने में, क्योंकि मतलब किसको कहाँ बिठालना है, इस पर कई तरह का चिंतन मंथन चल रहा है। क्योंकि कुछ जिनको अपन टीवी की भाषा में मलाईदार पद कहते हैं, उन पदों को लेके भी बातचीत हो रही है। क्योंकि पहले जो अच्छे पद जितने भी थे वो ज्यादातर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास थे। तो अब मुझे लगता है कि अब इस बार उनको उतने पद, अब चूंकि मंत्री भी उतने नहीं बचे हैं, क्योंकि अगर हम पिछला मंत्रिमंडल देखेंगे तो राजस्व मंत्री, मतलब जिसमें परिवहन और रेवेन्यू दोनों आते हैं, वो सिंधिया के पास था। स्वास्थ्य मंत्रालय सिंधिया के पास था। इरिगेशन मिनिस्ट्री सिंधिया के पास थी। जो श्रम मंत्रालय होता है, जिसमें इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, वो सिंधिया के पास था। उनके कई सारे राज्य मंत्री थे, जिसमें नगरीय प्रशासन वगैरह ये सारे मंत्रालय थे। लेकिन इस बार जो है ना, बीजेपी ऐसा करने नहीं जा रही है। कुछ विभाग निश्चित तौर पर उनको देंगे, वो आए हैं, लेकिन और सारी बातें भी हो रही। पिछली बार ऊर्जा विभाग भी सिंधिया जी के लोगों के पास था। तो ये सारे समीकरण चल रहे हैं कि जो टॉप 8 डिपार्टमेंट हैं, उनमें से बीजेपी अपने पास कितने रखे और सिंधिया जी को कितने दिए जाए। क्योंकि सिंधिया के इस बार 4 ही मंत्री बने हैं, तो निश्चित तौर पर उनको विभाग तो अच्छे दिए जाएंगे, लेकिन 2 विभाग जो है ही मिलेंगे ठीक ठाक। बाकी बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी।
तो ये भी एक कारण है। जरूर। दूसरा एक और कारण जो चल रहा है वो पार्टी लेवल पर भी बीजेपी बातचीत कर रही है। मुख्यमंत्री ने विधायकों से भी उनकी रुचि पूछी थी, और ये जो उन्होंने जो कहते हैं ना अमृत निकाला है पूछकर, ये भी संगठन मंत्री के जरिए जो प्रदेश के प्रभारी है उनके जरिए जो है ना पार्टी हाईकमान को पहुंचाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी 2 दिन का समय और लगेगा, जो मुझे जानकारी। जरूर जरूर जरूर, आप हमारे साथ बने रहिए। मयंक जी, आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं वहां पर छत्तीसगढ़ में भी विभागों का बंटवारा नहीं हो रहा है? मनोरंजन, यहाँ जो विलंब का एक कारण है वो थोड़ा व्यवहारिक लगता है। व्यवहारिक इसलिए लगता है कि जो है वो मंत्री मिला करके 13 मंत्रियों के, अगर मुख्यमंत्री को हम अलग कर रहे हैं तो 12 लोगों में 4 ऐसे हैं जिनको जो पहले मंत्री रहे, यानी तजुर्बेकार, और 8 लोग ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बनेंगे। या आप ये भी समझ लीजिए कुछ विधायक तो ऐसे हैं जो पहली बार चुने गए। तो किसको कौन सा विभाग दिया जाए, इसके लिए निश्चित तौर पर चिंतन मनन मंथन की आवश्यकता होगी, क्योंकि सारे लोग फ्रेशर हैं और उनमें विभागों का पार्टी बंटवारा जब होगा तो बड़ा सोच समझ करके होगा। उसी को लेकर के हमको ऐसा लगता है कि पार्टी टाइम ले रही है कि किस विधायक को कौन सा विभाग दिया जाए। जरूर। अमृतांशी, आप सुन रहे थे देव जी को, देव जी कह रहे हैं कि अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। बिल्कुल, देखिए बाबा, जिस तरीके से जो है एक सीक्वेंस मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों के बीच में देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का जो है मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसके बाद जो है फिर मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। जिस तरीके से मतलब सीएम के भी फेस अनाउंसमेंट्स हुई है तीनों ही राज्यों में एक सीक्वेंस में, शायद उसी तरीके से जो है अब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कौन से विभागों का बंटवारा होगा वो भी उसी सीक्वेंस में रहने वाला है। शायद छत्तीसगढ़ के विभागों का पहले बंटवारा हो, उसके बाद मध्य प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब कोई भी फैसला खासतौर से चाहे संगठन के पदों को लेकर हो या फिर जो है बड़े पदों को लेकर हो, वो यहाँ मध्य प्रदेश से नहीं हो रहा है। सब कुछ दिल्ली के हाथ में है। दिल्ली का पूरा इंटरफेरेंस जो है वो अभी खासतौर से किया जा रहा है। अभी मैं बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूँ। पीछे जो है यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव पहुंचे हुए हैं और बैठक जारी है, लोकसभा की तैयारियां जारी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अभी, क्योंकि बाबा देखिए 28 मंत्री हैं और उसमें से 18 कैबिनेट है, बाकी स्वतंत्र प्रभार और जो है इंडिपेंडेंट इंचार्ज के साथ ही हम कह सकते हैं कि राज्य मंत्री है। तो कहीं ना कहीं बाबा देखिए, क्योंकि नए चेहरे हैं, 17 जो है पहली बार के नए मंत्री हैं, ऐसे में उनको कौन सा विभाग दिया जाना है, इसको लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा है। अब देखिए 2 बड़े नेता और हैं, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद सिंह पटेल, ये 2 बड़े नेता। इनके बाद राकेश सिंह भी आ जाते हैं। इनको कौन सा विभाग दिया जाएगा, गृह विभाग किसके पास जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी कैलाश विजयवर्गीय का हमने संसद में एक तरीके से रोल देखा कि पूरी संसद को जो है एक अपने तरीके से चला रहे थे और जो है पूरा एक हम कह सकते हैं संसदीय कार्य मंत्री का जो कार्यभार जिस तरीके का होता है, वैसे भी वो उनका संसद में एक तरीके से हमने जो है हमने देखा कि वैसा वो रोल जो है निभा रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए पुराने लोगों की जगह फिल्डअप करने के लिए, क्योंकि कई मंत्रियों को दोबारा से जगह नहीं मिली शिवराज कैबिनेट के, अब जो है वो मात्र विधायक रह गए हैं, कुछ हार गए हैं और उसके बाद कुछ नए चेहरे हैं, तो उन हिसाब से उनको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, क्योंकि कई पहले बार के विधायक हैं, कई काफी ज्यादा बार के विधायक हैं। लेकिन विभागों की और प्रशासन और सब चीजों की जो पकड़ है वो भी मजबूत होनी बेहद जरूरी है। इसलिए सोच विचार और मंथन काफी किया जा रहा है। और बीजेपी है बाबा, क्योंकि हर चीज का इतना ज्यादा हम देख रहे हैं कि अभी काफी समय लग रहा है, 12 दिन बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, तो विभागों का वितरण तो देखिए लेट होना ही है। बस एक चीज छोटी सी मेंशन करूंगी, जब 40 दिन का मंत्री 3 जो है नेताओं को बनाया गया था, गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला और राहुल लोधी को, तो 40 दिन के मात्र वो मंत्री बचे थे, लेकिन उनका विभाग का बंटवारा भी 6 से 7 दिन बाद हुआ था। वो मात्र सिर्फ 30 दिन के मंत्री तब रह गए थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास अभी तो बहुत समय है, तो वो अभी समय लेकर ही मंत्रियों का जो है विभाग पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। जी बाबा जी, जुल्फी के पास चलते हैं। जुल्फी, आप बताइए, हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री सबसे ताकतवर होता है, मुख्यमंत्री के पास सब कुछ अधिकार हैं, मंत्री तो कोई भी बन सकता है, लेकिन फिर भी सबसे पहले आपके यहाँ शपथ ग्रहण हुआ, अभी तक तो विभाग बढ़ जाने चाहिए थे, कामकाज कैसा चल रहा है वहां पे, कैसे चल रहा है? बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले शपथ हुई, फिर उसके बाद सबसे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तीनों राज्यों के कंपैरिजन में, जो हिंदी बेल्ट के हैं, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो। अब बात आती है कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ।
तो छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री एक, उसके नीचे 2 मुख्यमंत्री और जो क्राइटेरिया है कि 15% ही मंत्री रहने हैं, तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्री होने हैं। अब इनके बीच में विभागों के बंटवारे को लेकर जो अंदरूनी खबरें हैं कि उसमें इस बात को लेकर कि किसे कौन सा विभाग दिया जाए, और वो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तो 2 उप मुख्यमंत्री होने की वजह से ये कहा जा रहा है कि बड़ा विभाग कौन सा होगा। तो बड़ा विभाग ये माना जाता है कि पावर हाथ में रहता है, तो जो गृह विभाग है जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट है वो एक बड़ा हो तो किसी एक मुख्यमंत्री के हाथ में हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक ये भी तर्क दिए जा रहे हैं कि 3 अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा की पोस्टें होती हैं, एक IAS होता है, IPS होता है, IFS होता है। तो उस लिहाज से एक विभाग जो है ना, वन विभाग जो है किसी एक उप मुख्यमंत्री को, और एक विभाग गृह मंत्रालय किसी एक उप मुख्यमंत्री को दिया जाए। लेकिन उसमें से लेने के लिए भी कि कौन कौन सा विभाग लेने की बात है, अगर उनसे स्वीकृति पूछी जाए तो ये स्थिति फंसने की वजह से ये पूरा मामला कहीं ना ये दिख रहा है कि दिल्ली से पूरा तय होना है। मंत्रिमंडल जिस तरीके से दिल्ली से तय हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेताओं ने निर्णय लिया कि कौन मंत्री बनेगा, किस तरीके के समीकरण होंगे, उन तमाम समीकरणों को माथापच्ची दिल्ली में हुई है। अब विभाग का जो विषय है वो विशुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री का होता है कि मुख्यमंत्री ने अपना कैबिनेट बना लिया और कैबिनेट बन गया तो मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार है कि वो किस मंत्री से कौन सा काम लेना चाहता है और कौन से विभाग में। लेकिन यहाँ पर पुराने और नए का सामंजस्य बनाना है, अनुभव का भी सामंजस्य बनाना है और नया के भी बनाना है। तो इस लिहाज से किसे कौन सा विभाग दिया जाए, इसको लेकर भी पार्टी के अंदर से मंथन चल रहा है। पार्टी के अंदर मंथन है कि उप मुख्यमंत्रियों को क्या देना है और दूसरे मुख्यमंत्रियों को क्या देना है। तो इस लिहाज से जब देरी हो रही है तो निश्चित तौर से जब देरी होगी तो विपक्ष उस पर सवाल उठाएगा कि 3 तारीख को मतगणना हुई, उसके बाद ये तय हो गया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर सरकार बनने में समय लगा, मुख्यमंत्री चुनने में समय लगा, मंत्रिमंडल बन गया, मंत्रिमंडल बनने के बाद अब उनके विभागों बंटवारों को लेकर इतना जरूर देरी हो रही है। तो सवाल लाजमी बनते हैं कि कहीं ना कहीं उसको एडजस्टमेंट करने के, उनके समीकरण बैठाने में दिक्कत आ रही है। मयंक जी, आपको क्या लगता है, मतलब 25 दिन तो हो गए, 3 तारीख को काउंटिंग हुई थी, 25 दिन के बाद यदि नहीं बनेगा तो सवाल लाजमी है। अभी तक हम कहते थे कि कांग्रेस में जो है आला कमान कल्चर है, सब कुछ दिल्ली तय करता है, अब तो बीजेपी में भी ये होने लगा। ये तो देखिए सब लोगों को इस बार ये जगजाहिर भी हो गया है कि केंद्र से सारी चीजें संचालित हो रही हैं बीजेपी में। पहले जो कांग्रेस में जो आरोप लगते रहे कि आला कमान सिस्टम है, ये आला कमान सिस्टम यहाँ भी आप एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री चयन से लेकर के और मंत्रियों के चयन तक में और इवन टिकट तक में केंद्रीय नेतृत्व की बड़ी भूमिका रही है। एक चीज और सुनने में आती है कि जिस दिन सारे 9 मंत्रियों ने शपथ ली थी, उसी दिन विभागों का बंटवारा भी होना था और मंत्री तय भी हो गए थे, लेकिन वैसा नहीं हो पाया किन्हीं भी परिस्थितियों के कारण। तो बताया जाता है कि चर्चा ये है कि कितनी सही है कितनी गलत है। हमारा मयंक जी से संपर्क बार बार टूट जाता है। देव जी, आपको यहाँ पे लाना चाहूंगा। जो ये बात हम जो बातचीत कर रहे हैं, अक्सर ऐसा बीजेपी में देखने को मिलता नहीं है कि आपको इस तरह से बातचीत करने का मौका दे कि भाई आप इतने दिनों बाद क्यों नहीं कर पाए। वहां पे तो सब कुछ जो है सब कुछ पहले से तय रहता है। इस बार ही कुछ लगता है कि कुछ ज्यादा ही जो है वो या तो दिक्कत हो रही है या फिर कोई और समस्या है जिसके वजह से ये सवाल उठ रहे हैं। नहीं बाबा, ये बदली हुई बीजेपी है। ये चुनाव जो लड़े गए थे, आप वहीं से उठा के देखेंगे तो ये जो है बदली हुई बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। पहले बीजेपी में नीचे से सब चीजें तय होती थी और ऊपर जाती थी। इस बार जो चुनाव हुए, चाहे मध्य प्रदेश का हुआ हो, राजस्थान का हुआ, छत्तीसगढ़ का हुआ हो, जो हमने देखा है, आपने भी देखा है बारीकी से, इस बार सब कुछ ऊपर से हुआ है। अगर हम देखेंगे कि ग्वालियर को ही अगर हम देखें, ग्वालियर चंबल संभाग की जो पूरी कमान है वो अमित शाह ने खुद संभाल रखी थी। वो जुलाई में आए, अगस्त में आए, सितंबर में आए, अक्टूबर में आए, नवंबर में आए। किसी भी एक शहर में भारत का गृह मंत्री, जिसे भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य भी कहा जाता है, और चुनाव की सारी कमान उनके पास रहती है। 5 महीने में 5 बार वो ग्वालियर आए और उन्होंने बाकायदा मंडल स्तर तक के बैठक की और उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि आप जो है ना रूठों को बनाने के चक्कर में मत रहो, हम जो है सब देख लेंगे, 13 दिन बाद सब लोग वापस आ जाएंगे, आप तो अपना काम करो। तो ये बताता है कि इस बार इसी प्रकार से जो जिस तरह से शिवराज सिंह की जगह डायरेक्ट मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया,
मोदी के मन में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मन में मोदी। तो ये जो है ये बीजेपी का इस कल्चर था नहीं। तो ये बदली हुई बीजेपी। और आगे ये भी बता रहे हैं कि आगे जो चुनाव होने वाले हैं और ये उसी की तैयारी चल रही है। जो 2026 का हमने एक देश एक वोट एक चुनाव का जो नारा है, वो पार्षद का, सरपंच का, सांसद का और विधायक का चुनाव भारत के प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्षस्थ नेता होगा उसके नाम पर ही लड़ा जाएगा। ये उसका रिहर्सल चल रहा है, ये उसका ट्रेलर है बाबा। अब आपके यहाँ तो मंत्रिमंडल तो बन गया, राजस्थान में तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ है। बिल्कुल, थोड़ा कठिन काम है क्योंकि वहां जो ना सीट शेयरिंग बहुत है। क्योंकि वसुंधरा या भले ही ये बात मान गई कि वो चुप बैठ गई हैं, लेकिन वसुंधरा राजे को कमतर नहीं आंकना चाहिए। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तुलना में राजस्थान की बाबा आप तो अच्छे से जानते हैं कि वहां की राजनीतिक तरीका, शैली और जो परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। वहां अभी भी बीजेपी में व्यक्ति वसुंधरा का ऐसा अधिकार है। जरूर जरूर। अमृतांशी के पास चलते हैं। अमृतांशी, अब जो आप बीजेपी दफ्तर में हैं, अब बीजेपी दफ्तर में लोग क्या क्या बातें करते हैं? आप जब किसी नेता से मिलते हैं या फिर वहां पे संगठन के लोग होते हैं जो कि उन सब से मिलते हैं, बाकी लोगों से मिलते हैं, उनमें भी तो आपस में चर्चाएं होती होंगी कि इसको ये गृह मंत्रालय मिलेगा, इसको वित्त मंत्रालय मिलेगा, इसको इरिगेशन मिलेगा, वो भी तो आपस में बातें करते होंगे। वहां पे क्या चर्चाएं होती हैं? बिल्कुल, देखिए बाबा, इतनी मज़ेदार बात है कि बीजेपी की जो सीक्रेसी पॉलिसी है वो अब लोगों को परेशान करने लग गई है। पहले तो देखिए थोड़ी बहुत बातें पता भी चल जाती थी, सूत्रों के हवाले से हम भी बता दिया करते थे, लेकिन अब बीजेपी इतनी ज़्यादा गोपनीयता रखती है कि किसी को आखिर वक्त तक पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। पहले हम यहाँ पर आते थे, लोग पूछते थे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अच्छा, शायद शिवराज जी दोबारा बनेंगे, नहीं प्रहलाद सिंह पटेल बनेंगे, उनके साथ ये कुछ फैक्टर है। अब देखिए चौंका दिया, मुख्यमंत्री मोहन यादव है। उसके बाद हम जब विधानसभा में थे, क्योंकि विधानसभा के समय पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं थी कि मंत्री कौन बन रहा है, तब वहाँ पर लोग हमसे पूछते थे और सभी प्रकार के लोग कि कौन होगा मंत्री, किसको मंत्री बनाया जाएगा। अब दोबारा से देखिए मंत्रिमंडल को लेकर एक शॉकिंग फेसेस का रेवलेशन हुआ। अब यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बड़ा पूछे जाने वाला सवाल कार्यकर्ताओं के बीच में ये है कि गृह मंत्रालय किसको मिलेगा, जो प्रहलाद सिंह पटेल है उनको कौन सा विभाग दिया जाएगा, कैलाश जी का तो कद बहुत ऊंचा है, उनको कौन सा विभाग दिया जाएगा। कई चर्चाएं यहाँ पर रहती हैं और फिर ये भी कहते हैं कि देखिए विभाग तो इस तरीके से हो कि हमारे क्षेत्र का विकास हो जाए। और शायद बीजेपी भी यही ध्यान में रखती है कि जो भी विभाग का जो है वितरण होने वाला है वो लोगों के हिसाब से हो, लोगों को उसको लेकर कोई परेशानी ना हो। इसलिए बाबा समय भी काफी ज्यादा लग रहा है, लेकिन चर्चाएं जो है वो बनी रहे। बीजेपी शायद इसका मौका जो है वो छोड़ नहीं रही है। और हमेशा हम देख रहे हैं कि जब से काउंटिंग जो है हुई है, जब से रिजल्ट्स आए हैं, तब से लेकर आज का दिन है, पूरा महीना खत्म होने वाला है, नया साल लगने वाला है, लेकिन किसी ना किसी चीज को लेकर सीक्रेसी लगातार बनी हुई है। और उन सवालों में हम सब भी गुम जाते हैं जो बाकी लोग गुमे हुए हैं कि आखिर कब क्या हो जाएगा। ये सिर्फ जो है केंद्रीय नेतृत्व ही जानता है और उसके अलावा शायद यहाँ पर कोई भी नहीं जानता। जी सही कहा आपने। ये बात केवल भोपाल की नहीं है अमृतांशी, दिल्ली में भी पत्रकारों को कुछ पता नहीं चलता। आपको बता दूं, देव जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, उनके जमाने की बात अलग होगी। अब हमारे भी अब यहाँ भी अब कुछ नहीं पता चलता है। जुल्फी, आप मुझे ये बताइए, आपके मुख्यमंत्री रोड शो क्यों कर रहे थे? हमारे मुख्यमंत्री रोड से इसलिए कर रहे थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, क्योंकि जीत कर आए हैं और सरगुजा का जो क्षेत्र है रायगढ़ भी उससे जुड़ा हुआ है। तो इस जगह पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिली है। और स्वाभाविक सी बात है कि जब मुख्यमंत्री अपने गृह जिले जा रहे हैं, जसपुर है, और उसके बगल का जिला जो रायगढ़ है, और रायगढ़ से ही ओपी चौधरी आते हैं, जब वहां पे जाएंगे तो खुशी जाहिर करनी और लोगों के बीच में पहुंचना है, तो रोड शो करते हुए नजर आए ताकि लोगों से मिल सके और ये बता सके कि उनके क्षेत्र का मुख्यमंत्री बन चुका है। और ओपी चौधरी भी पहली बार विधायक बने और पहली बार में ही मंत्री बन गए हैं, उनसे भी स्थानीय लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। तो ओपी चौधरी भी चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे एक भव्य स्वागत हो, एक रोड शो हो, और ये रायगढ़ की जनता को ये पता लगे कि वहाँ पर उस क्षेत्र का जो विधायक है, जो मंत्री बन चुका है ओपी चौधरी, और मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, वो आए हैं। तो पूरे शहर में उस बात की चर्चा हो, और यही वजह है कि अब रोड शो किया गया। और रोड शो करने की वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी की रीत और नीति को आप भली भांति जानते हैं बाबा,
कि एक चुनाव खत्म होता नहीं है, दूसरे चुनाव की उनकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की और अब भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। तो जब इस सरकारी कार्यक्रम है, रोड शो वगैरह हैं, तो इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी के लिए मैदान में उतर चुकी है और वो जनता से सीधे तौर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश है कि देश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। जैसा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा का लक्ष्य है कि 11 में 11 सीटें जीतनी है, तो भारतीय जनता पार्टी एक साथ कई चालें चलती हुई नजर आती है। प्रशासनिक चालें तो चल ही रही है, उसके साथ साथ विपक्ष को पटकनी देने के लिए भी जो कैंपेनिंग स्टाइल है, वो कैंपेनिंग स्टाइल भी जारी है कि रोड शो भी सरकार में रहते हुए शुरू हो गया। तो ये मैसेज जाए कि कार्यकर्ता जो है वो रिचार्ज बने रहे, उनके पास कुछ ना कुछ काम हो। कांग्रेस में देखें तो एक्टिविटीज खत्म हो जाती है, कार्यकर्ताओं के पास काम नहीं होता। जब काम नहीं होगा तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं कमजोर आपने कांग्रेस का जिक्र किया तो जुल्फी, आपने कांग्रेस का जिक्र किया तो लगे हाथ एक सवाल पूछ लेता हूं, क्या बघेल और सिंहदेव दोनों को कहा गया कि आप लोकसभा चुनाव की तैयारी कीजिए? कांग्रेस पार्टी में इस तरीके की बातें निकलकर बहुत सारी आती है। बहुत सारे ऐसा नेता होते हैं जो इस तरीके की बातों को फैलाते हैं और कहते हैं कि उन्हें सीधे तौर से जब उनके दूसरा खेमा जो होता है वो इस तरीके की बातों को बाहर करता है कि पार्टी आलाकमान से इस तरीके के निर्देश मिले हैं कि उन्हें लोकसभा चुनाव की तैयारी। लेकिन अभी के मौजूदा हालात में अगर देखें तो जो कांग्रेस के बहुत सारे जो स्थानीय लीडर हैं उनका ये कहना है कि भूपेश बघेल हो या टीएस सिंहदेव, ये लोकसभा चुनाव इनको पार्टी अगर जबरदस्ती बोलती है लड़ने की तभी उसी स्थिति में आए, क्योंकि इसके पहले भी लोकसभा का चुनाव भूपेश बघेल लड़ चुके हैं और चुनाव हार गए थे और इस बार विधानसभा चुनाव टीएस सिंहदेव हार गए हैं और अब सरगुजा की जो 14 की 14 सीटें हारे हैं, ऐसे में 14 सीटों का जो प्रतिनिधित्व करती है सरगुजा लोकसभा, वहां से वो भी नहीं चाहेंगे दोबारा चुनाव लड़ने के लिए। तो ऐसे में जो उनके विरोधी हैं वो ये चाहते हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़े और लड़ने के बाद एक बार और हारे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर इस तरीके की चर्चाएं होने लगी हैं विधानसभा चुनाव के बाद कि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि कांग्रेस को मुश्किल से एक सीट अगर छत्तीसगढ़ में जीत जाए, वो भी कौन सी जीतेगी ये पता नहीं, क्योंकि दीपक बैज विधानसभा चुनाव हार गए, उनके पास भी एक लोकसभा। अमृतांशी, क्या कमलनाथ लड़ेंगे लोकसभा? दिग्विजय भी लड़ सकते हैं? देखिए, ये कार्यकर्ताओं की चाह है बाबा, ये जो कल पदाधिकारी थे उनकी चाह थी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर देखिए संगठन के सामने ये बात रख दी है कि बड़े नेताओं को लेकर आइए, वरना लोकसभा चुनावों में भी जो है बहुत बुरे हाल हो जाएंगे। और शायद यही वजह रही कि जो है कमलनाथ ने जो है अपने छिंदवाड़ा के लिए बहुत अच्छे से प्रयास किए, तो सातों की सातों सीटें जो है वहां पर वो जीत गए पूरी और अपने छिंदवाड़ा को बचाने में कामयाब हुए। लेकिन उनका जो छिंदवाड़ा में दबदबा है वो और भी ज्यादा जगह पर थोड़ा फैले, इसलिए जो है उन्होंने साफ तौर पर कार्यकर्ताओं ने चाहा है कि आप प्लीज अब लाइए, बड़े नेताओं को यहाँ पर लेकर आइए, क्योंकि अब जो है विधानसभा चुनाव तो हो गए लेकिन लोकसभा में जरूर जो है अब कांग्रेस को थोड़ा दमखम तो दिखाना पड़ेगा और यही वजह रही है। जी बाबा। देव जी आपका, मयंक जी आपका, मेरे पास समय कम है, क्षमा चाहता हूँ, किसी और दिन और तकल्लुफ से बातचीत करेंगे। अमृतांशी आपका और जुल्फिकार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमसे जुड़ने के लिए। तो आज जो है इतना ही, मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।